हेलो साइकोलॉजी पीपल, हम कर रहे थे चैप्टर 3 और आज हम पढ़ेंगे लाइफस्टाइल के बारे में। सो लाइफस्टाइल क्या होती है? लाइफस्टाइल हमारा ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिसीजंस एंड बिहेवियर्स होता है। पैटर्न ऑफ डिसीजंस एंड बिहेवियर्स मतलब कि ऐसे बिहेवियर्स, ऐसे डिसीजंस जो हम कुछ लेते हैं जो हमारी हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों को ही इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो जंक फूड ज़्यादा अच्छा लगता है या मुझे चाइनीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है, मोमोज़ एंड मंचूरियन एंड नूडल्स, मुझे तो यही सब ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें बहुत सारा विनेगर जाता है, सोया सॉस जाती है, चिली सॉस जाती है। तो आपको तो हेल्दी खाना पसंद ही नहीं है, ठीक है? मुझे तो रोटी, दाल, सब्ज़ी, घिया, तोरी, टिंडे कुछ पसंद नहीं है। तो इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी? आपकी हेल्थ क्या होगी? बेकार हेल्थ होगी। इन चीज़ों में कोई न्यूट्रिएंट्स तो है नहीं, जिन चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको पसंद नहीं है। तो आपकी इससे क्या होगा? हेल्थ, आप जल्दी-जल्दी बीमार भी पड़ोगे, आपकी इम्यूनिटी पावर भी वीक होगी और ये तो एक साइंटिफिक रिसर्च में भी प्रूव हुआ था कि जितनी चीज़ें हम ऐसे खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ज़्यादा या फिर एडेड कलर्स होते हैं, उन चीज़ों से आपकी कंसंट्रेशन कम होती है। अल्टीमेटली क्योंकि ये सब आर्टिफिशियल कलरिंग होती है, ठीक है? अगर आप आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स या इस तरीके की चीज़ें खा रहे हो, इवन मैदा खा रहे हो, ठीक है? मैगी में या किसी भी चीज़ में, तो इन इन चीज़ों में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। चाहे आप उसमें वेजिटेबल डाल के खाओ, लेकिन वेजिटेबल की क्वांटिटी कितनी होती है? नूडल्स की ज़्यादा होती है ना, वेजिटेबल तो थोड़ी क्वांटिटी में होती है। इफ यू वांट टू मेक हेल्दी चॉइसेस, तो इस तरीके के जो आपके डिसीजंस हैं, आप एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हो, ठीक है? आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? काउच पोटैटो बन के बैठे रहते हो, आलसी बन के। कहीं भी जाना है लिफ्ट यूज़ करेंगे और सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है आपको, बिल्कुल पैदल नहीं चलना है और घर पे भी कोई काम नहीं करना है, ठीक है? कोई वॉक नहीं करनी। कहीं पे जाना है तो वो भी बस स्कूटी निकाली, बाइक निकाली, कार निकाली, कुछ भी निकाला और चले गए। मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं तो स्टेयरकेस से जाने की बजाय लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो आपके डिसीजंस होते हैं, ये जो पैटर्न्स हैं आपके बिहेवियर के और डिसीजंस के, ये अल्टीमेटली इनका क्या रिजल्ट है कि ये आपकी हेल्थ को और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। और इम्पैक्ट क्या करेंगे? दोनों की ही डाउन होगी, आपकी हेल्थ भी डाउन होगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिग्रेड हो जाएगी। नाउ स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स जो होते हैं, दे आर एक्सपोज टू पैथोजेंस विच एक्ट विच आर एजेंट कॉजिंग फिजिकल इलनेस। ये तो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि जिन लोगों को स्ट्रेस होता है उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपको जल्दी-जल्दी बीमारी अटैक करेगी, तो फिजिकल इलनेस होने के चांसेस आपको बढ़ जाएँगे, ठीक है? देन पीपल हु आर स्ट्रेस्ड, उनका लाइफ कैसा होता है? पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट्स होती हैं। अक्सर ये देखा है ना कि जैसे जब हमें स्ट्रेस हो रहा होता है, तो हम अपना मूड ठीक करने के लिए क्या करते हैं? ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं जिनसे हमारा मूड ठीक होता है, ठीक है? अगर आपका चॉकलेट आइसक्रीम से, चॉकलेट पेस्ट्री से, वैफ़ल से, डोनट से, इन चीज़ों से अगर आपका मूड ठीक होता है मीठा खाने से, तो आप इस तरीके की चीज़ें खाओगे। किसी को स्पाइसी खाने का मन करता है, तो मोमोज़ खाने हैं जी, मुझे तो मोमोज़ खाने से मेरा मूड ठीक हो जाएगा। अगर आपकी इस तरीके की न्यूट्रिशनल हैबिट्स हैं, तो ऑब्वियसली ये सब पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट्स हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है? जो भी आप फूड खा रहे हो। और अल्टीमेटली आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो विटामिन्स की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, ठीक है? ब्लड में डब्ल्यूबीसीज कम हो जाएंगे, आपकी जो अल्टीमेटली जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाएगी। तो सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ ही चलेगा। कई बारी जो स्ट्रेस होता है वो हमें सोने नहीं देता, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो कई बारी नींद ही नहीं आती है। जो हमें नॉर्मल 7-8 घंटे की नींद चाहिए होती है, वो हमारी नींद अगर पूरी नहीं होती है तो उससे भी हमारी बॉडी पे असर पड़ता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी को, ठीक है? स्मोकिंग, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं अक्सर, जैसे जिनकी जॉब लग गई होती है, तो वो लोग अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए स्मोक करेंगे। कोई प्रोजेक्ट है, बॉस ने टाइम पे काम पे सबमिशन नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, या ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्मोक कर लो जी। घर आके अल्कोहल पी लो या ऑफिस फ्रेंड्स के साथ ही ऑफिस के बाद अल्कोहल पीने चले गए। उनको लगता है इससे हमारा माइंड रिलैक्स होएगा, ठीक है? उनको लगता है उनका माइंड रिलैक्स होएगा, बट कि रिलैक्स नहीं होता है। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होता है?
लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो मैंने मेमोरी लिख दिया। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं ना। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट में तो उनको लगेगा कि वो रिलैक्स हो रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, उनको उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि उनका जो लंग्स है, ठीक है, वो खराब हो रहे हैं, उनका हेल्थ जो है वो डाउन जा रहा है, हेल्थ खराब हो रहा है। तो ये उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है। और यही नहीं, उनका कंसंट्रेशन भी पुअर हो जाएगा, पुअर कंसंट्रेशन होगा। तो ये सारी चीजें इस तरीके से इम्पैक्ट करेंगी। वहीं पर अगर हम हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स देखें, तो हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स कौन से होते हैं, बैलेंस डाइट लेना, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी में विटामिन्स मिनरल्स की कमी ना हो। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में मान लो कि आपका हीमोग्लोबिन काउंट अगर कम है, उसकी वजह से भी आपको फटीग रहेगा, कोई भी काम टाइम पे पूरा नहीं होगा, चिड़चिड़ाहट रहेगी। तो कई बारी स्ट्रेस तो जो एक रीजन है वो है, लेकिन हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम होने की वजह से भी हम चिड़चिड़े होते हैं, फटीग रहता है, थकावट रहती है, और जब शरीर में जान ही नहीं है तो काम तो क्या ही करेंगे, पढ़ाई भी नहीं होगी, पुअर कंसंट्रेशन होगी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी, जिसकी वजह से अगेन आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो स्ट्रेस होगा। तो कहीं ना कहीं लिंक तो है। ठीक है, तो अच्छी डाइट लेना, बैलेंस डाइट लेना, लो फैट डाइट लेना, जिसमें मैदा वगैरह कम हो, फैट कम हो और प्रोटीन ज्यादा हो। ठीक है, जैसे पनीर वगैरह खाना, प्रोटीन खाना, अगर आप वेजिटेरियन है तो दालें खाओ सारी, इस तरीके की प्रोटीन वाली डाइट लेना अच्छा माना जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वी फील एक्टिव। ठीक है, हमारा ब्रेन में पूरे अच्छा सर्कुलेशन होता है ब्लड का, तो वी फील नाइस। फैमिली का सपोर्ट सिस्टम, अब फैमिली है या फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स एक्सटेंडेड फैमिली ही होते हैं एक तरीके से, आपके पास अच्छा सपोर्ट सिस्टम है तो वो भी आपको स्ट्रेस से बचाता है। नेक्स्ट है हमारा कोपिंग स्ट्रैटेजीज, कोपिंग विद स्ट्रेस। कोपिंग क्या होता है, coping is a dynamic situation specific reaction to stress. It's a dynamic situation specific reaction. Dynamic कोई चीज होती है तो मतलब it keeps on changing. CHANGING, ठीक है, so it keeps on changing. Something which is not stagnant, something which is not static is dynamic. मतलब आप हर सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से डील करते हो, डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हो, और एक सिचुएशन इसमें डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है कि मतलब डिफरेंट सिचुएशन आई तो उसमें हमारा रिएक्शन डिफरेंट होगा, कोपिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, हर सिचुएशन में एक जैसी कोपिंग स्ट्रैटेजीज नहीं होती। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है, कोपिंग जो हम करते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म करते हैं, वो बेसिकली हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए करते हैं, कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो और स्ट्रेस हमें कम हो। अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम कोप करते हैं। नाउ द वे वी कोप डिपेंड्स ऑन द डीप रिजिड सीटेड बिलीफ, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस तो पास्ट के ही होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका क्या मतलब है, तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम कोप करते हैं स्ट्रेस के साथ, वो डिपेंड करता है कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसके हिसाब से हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक दिन आपने एक्सरसाइज करी, ठीक है, आपको स्ट्रेस हो रहा था, लेकिन आपने क्या करा, मम्मी ने, आपने अपने फ्रेंड से या अपनी मम्मी से डिस्कस करा कि आपको स्ट्रेस हो रहा है पढ़ाई को लेके, तो मम्मा ने बोला बेटा थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया करो, फ्रेश एयर लिया करो, जाओ टेरेस पे थोड़ा वॉक कर लो, या पार्क में चले जाओ वॉक कर लो, अपनी गैलरी में वॉक कर लो, फ्रेश एयर लो, थोड़ा सुबह जल्दी जल्दी उठो, अपना थोड़ा योगा वोगा करो, योगा नहीं करना तो जॉगिंग करो, जिमिंग करो, देखो तुम्हारे मूड में कितना फर्क आता है। ठीक है, यू विल फील बेटर। आपने बोला अच्छा ठीक है, और आपने अच्छा बच्चा बन के मम्मा का बात माना। नाउ अभी आपको लगा कि हाँ यार, मतलब वाकई मेरे को आई एम फीलिंग मोर एक्टिव, ज्यादा मेरे को लग रहा है, स्ट्रेस कम लग रहा है, और मेरे को ये तो पता है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, और ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट छत पे ही चला जाता हूँ पढ़ने के लिए, बुक्स लेके ओपन एयर में पढ़ूंगा। ठीक है, तो
आपको अच्छा लगा। अब आपको अच्छा लगा तो इस अच्छे लगने से, इस एक्सपीरियंस से आपका एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि जब भी स्ट्रेस हो तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि वी फील नाइस, स्ट्रेस में फर्क आता है, वी स्ट्रेस से थोड़ा राहत मिलती है, थोड़ा रिलीफ मिलता है एंड मदद मिलता है हमें आगे अच्छी तैयारी करने के लिए। तो ये आपका बिलीफ सिस्टम बन गया। तो आप नेक्स्ट टाइम जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो आप इस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से काम करोगे, मतलब कि आप यू विल वर्क अकॉर्डिंगली दिस बिलीफ सिस्टम। आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है टू मैनेज स्ट्रेस वी ऑफन नीड टू रीअसेस द वे वी थिंक। रीअसेस द वे वी थिंक मतलब कि हमें अपनी थॉट प्रोसेस को, हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना होता है। असेस करना, असेसमेंट होती है ना आपकी, जैसे मान लो आपने कोई एग्जाम दिया, कोई क्लास में टेस्ट दिया, तो मैम आपको नंबर देती है। नंबर कैसे देती है? असेसमेंट करने के बाद, जजमेंट असेस करने के बाद कि आपने कितना सही कितना गलत क्या किया। ऐसे ही हमारे सामने जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है देन उसको हमें रीअसेस करना होता है, अपने थिंकिंग को चेंज करना होता है और हमें न्यू लर्निंग कोपिंग स्ट्रैटेजीज सीखनी होती है। न्यू लर्निंग कोपिंग स्ट्रैटेजीज सीखनी होती है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने एक्सरसाइज करा, इस बार भी आपने एक्सरसाइज करा, ठीक है, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम था कि हर बारी जब स्ट्रेस आ रहा था मैं एक्सरसाइज कर रहा था, पार्क जा रहा था, फ्रेश एयर ले रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा हो गया और वो काम नहीं कर रहा है। तो न्यू लर्निंग क्या हो सकता है? हो सकता है कि इस बारी आप मेडिटेशन ट्राई करो, ठीक है, मेडिटेशन ट्राई करो। या आपको डांस करना अच्छा लगता है तो आप डांस करना किसी को पेंट करना अच्छा लगता है तो पेंट करना शुरू करें। तो नई नई कोपिंग स्ट्रैटेजीज अपने स्ट्रेस से डील करने के लिए, अपने आप को काम डाउन करने के लिए हम ढूंढते रहते हैं, ठीक है। कोपिंग स्ट्रैटेजीज कैन इंक्लूड बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट। अब आपको ओवर्ट और कोवर्ट तो पता है। कोपिंग स्ट्रैटेजीज कोवर्ट भी हो सकती हैं। कोवर्ट जैसे अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना, पॉजिटिव थिंक करना, अच्छा सोचना, और बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो सारी कोवर्ट हो गई। और ओवर्ट समथिंग जो आपको बाहर से नजर आ रहा है, जैसे डांस करना, पेंट करना, एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, जो समथिंग जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो ओवर्ट है, ठीक है। और कोवर्ट क्या होता है? समथिंग जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट इज मेंटल लेवल पे आप कर रहे हो, जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। बाहर से हमें आप बैठे हुए दिखोगे, आलती पालती मार के, चौंकड़ी मार के आप बैठे हुए हो, लेकिन मेंटली अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कोई मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, सो दैट इज ऑल कोवर्ट बिहेवियर। नाउ 3 टाइप्स ऑफ कोपिंग स्ट्रैटेजीज बताए हुए हैं एंडलर एंड पार्कर ने, ठीक है। आगे लाजरस का भी आएगा, तो इसलिए ये ध्यान रखना कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एंडलर एंड पार्कर की कोपिंग स्ट्रैटेजीज है। स्ट्रैटेजी 1 क्या है? टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड मतलब इसमें क्या करते हैं हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की। मतलब ये नहीं कि अभी आपने पूरी बात सुनी नहीं और पहले ही स्ट्रेस लेना शुरू कर दो, हाय तौबा मचाना शुरू कर दी, ये कैसे होगा, इसके सोल्यूशन क्या होगा, इसका ये कैसे मैनेज करेंगे। पूरी बात तो सुन लो, पहले क्या है सिचुएशन समझ तो लो क्या है, उसके बाद स्ट्रेस लेना अगर लेना ही है तो। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अगर हमने यहाँ जाना था, अब यहाँ पे हमारा ब्लॉक है, ये हमारा गोल था, ठीक है, अब बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब इस प्रॉब्लम को, पूरी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हम अपने गोल को कैसे, थोड़ा लॉन्ग रूट से ही सही, लेकिन कैसे अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, कैसे अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, वो हमें जानना है। तो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मतलब हम डिसाइड करेंगे कि भाई कैसे हम अपने टारगेट तक, गोल तक पहुंच सकते हैं, कोई और तरीका है क्या, और उस तरीके के प्रोबेबल आउटकम्स क्या होंगे, पूरे इसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स सारा इवैल्यूएट करके, ठीक है, इवैल्यूएट करोगे आप कि अगर मैंने ठीक है मुझे यहाँ जाना था, अगर ये वाला रास्ता ब्लॉक है तो मैं ऐसे अगर इस रास्ते से जाऊं तो मुझे कितना टाइम लगेगा, और कितना लॉन्ग रूट है, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या यहाँ पे भी तो कोई ब्लॉकेज नहीं मिलेगी, अगर मिली तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ से कोई डिटूर कर सकते हैं,
तो ये सारी चीजें मतलब अपने पूरे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढ के उस सिचुएशन को के हिसाब से फिर डिसाइड करके प्रायोरिटी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, और उसके हिसाब से उस पर एक्ट करना। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रख के सिचुएशन के हिसाब से टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी होती है। क्या क्या ध्यान रखना होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कि ऑल्टरनेट पूरी सिचुएशन का जायजा लो, उसका ऑल्टरनेटिव एक्शन प्लान ढूंढो, प्रोबेबल आउटकम क्या हो सकता है वो देखो, और उसके बाद डिसाइड करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, बर्थडे आपकी प्रायोरिटी मूवी देखना है फ्रेंड्स के साथ, या अपने 12th में अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, और दोनों ही अगर आपकी प्रायोरिटी है तो फिर टाइम मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मान लो आपको बर्थडे पार्टी भी अटेंड करनी है, मूवीज भी देखनी है, मस्ती भी मारनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से देन नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल स्ट्रैटेजी। अब तो नाम में ही समझ आ रहा है कि इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी मतलब हमारे इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं। मेंटेन होप, कई लोग क्या होते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई नहीं, उम्मीद छोड़ के सबसे पहले बैठ जाते हैं, हाय हाय तौबा मचाने लग जाते हैं, ये क्या हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे तो ये नहीं होगा, पता नहीं क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो उम्मीद मत छोड़ो, अगर क्योंकि आपने सबसे पहले हार मान ही ली, ठीक है, आपने हार ही मान ली सिचुएशन के आगे, तो अब तो आपका दिमाग चलेगा ही नहीं, अब तो दिमाग आपका ब्रेन आपको खुद ही बोलेगा कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उम्मीद मत छोड़ो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। देन कंट्रोल योर इमोशन, ये नहीं कि बिल्कुल डिप्रेशन में सिंक हो रहे हैं या बिल्कुल इतनी ज्यादा सैडनेस है कि भाई खाना पीना छूट गया, नींद उड़ गई और या फिर रोने बैठ गए। तो अपने इमोशंस को पहले कंट्रोल में रखो। जब तक आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं हो गया, आपका डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होगा। इफ यू वांट टू मेक योर डिसीजंस राइट, देन कंट्रोल योर इमोशंस। वेंट योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, अपने जो एंगर और फ्रस्ट्रेशन है, अगर आपके पास कोई आपका फ्रेंड है बहुत अच्छा जिससे आप शेयर कर सकते हो, तो आप उससे शेयर करो। अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो तो पेरेंट्स से शेयर करो। किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, पेपर पे लो, अपनी जो लिखना चाहते हो, जितनी भी जो भी एंगर है, फ्रस्ट्रेशन जितना भी आ रहा है, लिखो और उसको फाड़ दो या जला दो। ठीक है, ये एक्चुअली काम करता है। सी देखो, एंगर और फ्रस्ट्रेशन निकालने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन एंगर वी हैव टू टेक इट इन अ हेल्दी वे। हमें हेल्दी वे में एंगर और फ्रस्ट्रेशन निकालना है। ये नहीं कि जाके गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं। ये कोई ठीक ठीक तरीका नहीं है गुस्सा निकालने का। तो गुस्सा निकालने के बहुत से तरीके हैं और आपको एक सभ्य तरीके से अपना गुस्सा निकालना चाहिए, जो कि है यही। या तो अगर आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करके निकालना है तो सारा उससे डिस्कस करके अपना दिल हल्का हल्का कर लो, जो बात कहनी है कह दो। ठीक है, और ऐसे ही अदरवाइज अगर आप नोट पेपर पे नहीं लिख सकते तो कंप्यूटर में, लैपटॉप में आपके नोट्स होते हैं, वहां पे यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू कैन डू। डिसाइडिंग दैट नथिंग कैन बी डन टू चेंज थिंग्स, कई बार ऐसा होता है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब इस सिचुएशन में तो ऐसा है, अब जैसे मान लो कि आपकी एग्जाम है 1 महीने के अंदर और आपने तो पढ़ाई अभी शुरू भी नहीं करी है, तो भाई ये तो टलने वाली सिचुएशन है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि डेट चेंज हो जाएगी, चमत्कार हो जाएगा, हो भी सकता है, पर 99% चांसेस है कि नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो इस सिचुएशन में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई 1 महीने के अंदर एग्जाम है और मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, अब मुझे डट के मेहनत करनी पड़नी है। नेटफ्लिक्स और ये इंस्टाग्राम ये सब बंद करना पड़ेगा, फ्रेंड्स के साथ तफरी मारना, आवारागर्दी करना सब बंद करना पड़ेगा। कोई मूवी वूवी नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप अपना फोकस करो पढ़ाई पे। 1 महीने की बात है, उसके बाद तो मजे ही मजे, अगर परसेंटेज अच्छी आ गई तो एक्सेप्टेंस वहां पे। और वहां पे भी आपको जो पहला पॉइंट है वो भी बरकरार रखना है, ये नहीं कि उम्मीद छोड़ दो। यू हैव टू मेंटेन होप कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इज अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी। नाउ थर्ड है ये, सॉरी, दिस इज द थर्ड वन। ठीक है, सो अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज क्या होती है, अवॉइड करना। अवॉइड करना मतलब कि हम इसमें सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन समझते ही नहीं है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, हम डिनाई करते हैं। मतलब इतना स्ट्रेस हो रहा है कि मेंटली हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि 1 महीने में एग्जाम है और हमें कुछ नहीं आता है। हम क्या कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, अभी भी वही रूटीन कर रहे हैं, पढ़ाई की तरफ अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आपके अवॉइडेंस से, सिचुएशन से भागने से सिचुएशन बदल तो नहीं जाएगी।
जो एग्जाम 1 महीने बाद है वो तो 1 महीने बाद होके ही रहेगा। तो आप चाहे पढ़ो चाहे आप नहीं पढ़ो, तो उसको अवॉइड तो आप कर नहीं सकते। तो बेहतर तो यही है कि आप पढ़ लो। ठीक है, तो अवॉइडेंस में बेसिकली हम डिनाई करते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मानते ही नहीं है कि 1 महीने में एग्जाम है। हम पता नहीं कौन से ख्यालों में जी रहे हैं कि भाई नहीं नहीं चेंज हो जाएगी, डेट शीट चेंज हो जाएगी, ये फाइनल डेट शीट नहीं है। इस तरीके की चीजें करना। कॉन्शियस सप्रेशन भी कर सकते हैं स्ट्रेसफुल थॉट्स का, एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्फ प्रोटेक्टिव। अपने ब्रेन को, अपने माइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके की अपनी माइंड में कहानियां बना लेते हैं कि ये फाइनल डेट शीट नहीं है, ये तो चेंज हो जाएगा, ये है वो है, अरे चिल करो, कुछ नहीं। पता चला सच में उस दिन एग्जाम हो गया तो फिर बैंड बज जाएगा। दिस इज द अनहेल्दी, बाय द वे, दिस इज वेरी अनहेल्दी वे ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस, अवॉइडेंस। ठीक है, नाउ लाजरस एंड फोकमैन ने जो दिया था अब वो देख लेते हैं। लाजरस एंड फोकमैन ने कंसेप्चुअलाइज करा कोपिंग को एज अ डायनेमिक प्रोसेस रादर देन एन इंडिविजुअल ट्रेड। देखो पहले हमने ये देखा था कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से जो हमारे बिलीफ सिस्टम बनता है उसके हिसाब से हम आगे अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज लगाएंगे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। यहाँ पे लाजरस एंड फोकमैन कह रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल ट्रेड का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक्सरसाइज करके अच्छा लगा, आपको बेटर फील हुआ तो हर बार आप एक्सरसाइज करके ही डील करोगे, या हर बार आप अवॉइड करके ही डील करोगे, या हर बार आप पेंटिंग करके ही डील करोगे। नहीं, अलग अलग सिचुएशन आती है, अलग अलग कोपिंग स्ट्रैटेजीज हम लगाते हैं। सो कोपिंग स्ट्रैटेजीज की डेफिनेशन इनके हिसाब से क्या है वो आप देख लो। डेफिनेशन है कोपिंग स्ट्रैटेजीज refers to constantly changing, मतलब हर पल, constantly मतलब हर पल चेंजिंग हमारे कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट्स में। ठीक है, कॉग्निटिव मतलब हमारी थॉट प्रोसेस में, हमारी थिंकिंग में चेंज हो रहा है, हमारे परसेप्शन में, हम चीजों को जिस नजर से देख रहे हैं हमारे देखने के नजरिए में बदलाव हो रहा है। बिहेवियरल एफर्ट्स हमारे चेंज हो रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मास्टर, रिड्यूस और टॉलरेट इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड्स क्रिएटेड बाय द स्ट्रेसफुल ट्रांजेक्शन। जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रहे हैं हम उसको या तो अगर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भाई एग्जाम है तो एग्जाम है, उसको टॉलरेट करो। 1 महीने के अंदर एग्जाम है तो है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करो पढ़ाई करके, सिचुएशन को मास्टर करने की कोशिश करो। इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी डिमांड्स हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन की, उनको मैनेज करना इस कोपिंग स्ट्रैटेजी। कैसे मैनेज करना? अपने थॉट्स को, कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट्स को चेंज करके। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नाउ लाजरस एंड फोकमैन ने भी 2 स्ट्रैटेजीज दिए हैं, एक तो प्रॉब्लम फोकस्ड, एक इमोशन फोकस्ड। ठीक है, सो प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? ये बोलती है कि अटैक द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को अटैक करो आप फटाफट। ठीक है, कैसे अटैक करो? गेन सम इंफॉर्मेशन, ऑल्टर द इवेंट एंड ऑल्टर द बिलीव्स और कमिटमेंट्स। अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो। अगर आप बिलीव करते हो कि नहीं ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, 1 महीने के अंदर एग्जाम है और मैं कैसे तैयारी कर लूंगा, ये तो इम्पॉसिबल है, तो उस बिलीफ सिस्टम को आपको चेंज करने की जरूरत है। आपकी जो कमिटमेंट्स है उसमें थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। अगर आपने अपने फ्रेंड के साथ कमिटमेंट की थी कि यार मैं तेरे साथ मूवी देखने के चलूंगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो भैया अब आपका सडनली आपको न्यूज मिल गया कि 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम है, तो आपके लिए एग्जाम्स आपकी प्रायोरिटी है, आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है, तो उसके हिसाब से आपका कमिटमेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर काम करो थोड़ा। तो इवेंट को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजीज लगाते हैं कि भाई प्रॉब्लम से कैसे डील करें, सोल्यूशन कैसे फाइंड करें। दे कैन एक्ट टू रिड्यूस द थ्रेट वैल्यू। जो भी आप सोल्यूशन ढूंढोगे, वो सोल्यूशन क्या करेगा? वो सोल्यूशन आपकी थ्रेट वैल्यू को कम कर रहा है। क्योंकि थ्रेट क्या है? मतलब ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस आपके लिए एक थ्रेट है, तो इसकी वैल्यू को कम करने के लिए, थ्रेट को कम करने के लिए आप जो एक्ट करोगे दैट इज प्रॉब्लम फोकस्ड। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस के लिए जो एक्ट करोगे। देन इमोशन फोकस्ड में क्या होता है? इमोशन फोकस स्ट्रैटेजीज कॉल फॉर साइकोलॉजिकल चेंजेस डिजाइन टू प्राइमरली लिमिट द डिग्री ऑफ इमोशनल डिसरप्शन। स्ट्रेस की वजह से जो इमोशनल डिसरप्शन हो रहा है, उसमें स्ट्रेस की वजह से जो भी इमोशनल डिस्ट्रप्शन हो रहा है, मतलब कि आपकी जो इमोशन, अगर आपको एंगर हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो ये जो इमोशनल डिस्ट्रप्शन है इसको कम करने की कोशिश करोगे। ठीक है, मिनिमम एफर्ट्स आपके जाएंगे
ऑल्टर मतलब आप कोशिश भाई अगर आप गुस्से में रहोगे तो सही डिसीजन तो ले नहीं पाओगे। तो पहले तो जो होना था वो तो हो गया, जो स्ट्रेस आना था, जो न्यूज़ आनी थी वो तो आ गई, ठीक है? तो इससे अच्छा यही है कि उसको एक्सेप्ट कर लो उस सिचुएशन को और उसके बाद देखो कि उस सिचुएशन में अब क्या किया जा सकता है। जो प्रॉब्लम थी पहले तो एक्सेप्ट करो आप, ठीक है? फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सेप्ट और उसके बाद आप देखो कि आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो, क्या किया जा सकता है। अगर कुछ किया जा सकता है तो वो करो, नहीं किया जा सकता तो कुछ नहीं किया जा सकता तो छोड़ दो, ठीक है? सो दिस इज़ इट। इमोशंस में यहाँ पे आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे फोकस करो। अगर आपका माइंड स्टेबल है तो आपकी डिसीजन मेकिंग ठीक होगी, लेकिन अगर माइंड ही इतना स्ट्रेस में है तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि यार मैं करूँ क्या? कैसे चीज़ें हैंडल करूँ? सॉल्यूशन सामने भी होगा तो भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है? तो दिस वाज़ इट फॉर दिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। दे आर क्वाइट सिंपल एंड ईज़ी। If you understood this video, do give me a thumbs up. Let me know that how do you feel about it. आपका feedback is very important for me because that is how I get to know कि आप पढ़ रहे हो। और community tab में मैंने कुछ questions भी मैं डालती रहती हूँ। अगर आप लोग उसको solve करने की कोशिश करोगे, उसको solve करोगे, then I will keep on posting. ठीक है? So मिलते हैं next video में. Till then, keep learning, keep revising. Bye.